गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो फटाफट से आ जाइए आपके अपने चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर में। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 18 और इसमें हम लोग बेसिकली आज न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम लोग आज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। चलिए तो फटाफट से पेन और कॉपी निकालिए और इससे पहले कि आपने एरर एनालिसिस के और भी न्यूमेरिकल्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराए थे, इसमें आपको मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर बताना सिखाया था, साथ ही साथ परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले दो टर्म यहां पे यूज होने वाले हैं। इसको बहुत दो टर्म क्या तीन टर्म यहां पे यूज होने वाले हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करेंगे या स्पैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें और बेहतर तरीके से बताएंगे कि ये लीस्ट काउंट क्या होता है और पिच क्या होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि ये लीस्ट काउंट क्या होती है, प्रिसीशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट, प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या होती है बच्चे। तो चलिए हम लोग पहले इन तीनों टर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है बच्चे। तो बने रहिए। हाँ बच्चों देखिए, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग लीस्ट काउंट समझेंगे, फिर एक्यूरेसी समझेंगे और देन फाइनली हम लोग क्या समझेंगे, प्रिसीशन क्या होता है, ठीक है ना। देखो लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट पहली बात तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। लीस्ट काउंट होता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एनी इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। ऐसा छोटा से छोटा मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, उस छोटे से मेजरमेंट को बोलते हैं लीस्ट काउंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये आप वॉल वॉच जो देख रहे हैं, आपके घरों में जो वॉल वॉच लगी हुई है, दीवार पे घड़ी लगी हुई है, वो मिनिमम कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकती है टाइम का? 1 सेकेंड। कितना कर सकती है? 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वॉल वॉच। उस वॉल वॉच का लीस्ट काउंट हो जाएगा। इसी तरह से जो मीटर स्केल आप यूज करते हो अपने घरों में, जो मीटर स्केल यूज करते हो ना, मीटर स्केल क्या यूज करते हो बच्चे? मीटर स्केल जो आप यूज करते हो, उस मीटर स्केल से आप मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? आप मिनिमम 1 mm तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो उस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट कर पा रहा है, कितना मेजरमेंट कर पा रहा है, उस स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, और हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से जैसे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 mm, वॉल वॉच का होता है 1 सेकेंड। इसी तरह से आपने अपने लेबोरेटरी में देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा आपने अपने लैब में। तो वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉलेस्ट कितना मेजरमेंट कर सकता है? कितना कर सकता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट? फटाफट बताइए। कर सकता है 0.1 mm। कितना कर सकता है बच्चे? 0.1 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है। तो इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 mm तक हो जाएगा। ये रिजोल्यूशन है, ये इसकी एक लिमिट है कि यहां तक ये मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपने अपने लेबोरेटरी में यूज किया होगा स्क्रू गेज। क्या यूज किया होगा? स्क्रू गेज यूज किया होगा। तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एपरेटस है जो मिनिमम 0.01 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। तो बेटा स्क्रू गेज से आप कितने लेंथ तक को मेजर कर सकते हो? 0.01 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकते हो। इसका मतलब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm है। तो लीस्ट काउंट मतलब ये हो गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो वो इसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। अभी तो ये ओवरव्यू दे रहे हैं, अंदर हम बताएंगे कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इतना क्यों होता है। फिर मैं बताऊंगा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट ऐसे कैसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपने स्पैरोमीटर यूज किया होगा। क्या यूज किया होगा बच्चों? स्पैरोमीटर यूज किया होगा। स्पैरोमीटर यूज करते हैं किसी भी कर्व सरफेस के रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। और स्पैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा एपरेटस है जो
मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, 0.01 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकता है, 0.01 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm हो गया, मतलब मीटर स्केल 1 mm से कम का लेंथ मेजर नहीं कर पाएगी। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हो गया 0.1 mm, इसका मतलब वर्नियर कैलिपर 0.1 mm से कम की लेंथ मेजर नहीं कर पाएगी। इसी तरह से स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm, और स्क्रू गेज इससे कम की लेंथ को मेजर नहीं कर पाएगा। बस इसका रिजोल्यूशन लिमिट कितना है, बस 0.01 mm तक की इसकी लिमिट है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से स्पैरोमीटर का 0.01 mm तक का लीस्ट काउंट होता है। यही तो इसकी एरर है, यही तो इसकी एरर है। आपसे कहा जाए, एक बात बताइए, स्पैरोमीटर में मिनिमम कितनी एरर निकल सकती है, 0.01 mm तक एरर निकल सकती है, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होगी। बोलो क्लियर है क्या? उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। इसी तरह से मैं कहूं स्क्रू गेज की मिनिमम कितनी एरर हो सकती है, 0.01 mm तक की एरर हो सकती है, उससे कम गुरुजी नहीं होगी। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स की मिनिमम कितनी एरर हो सकती है, 0.1 mm होगी गुरुजी, उससे कम नहीं होने वाली है। क्या बढ़िया बात आपने बोली। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि ये मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर का हमें लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के एक प्लेस तक ही वैल्यू को मेजर कर पाएगा। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के 2 प्लेस तक ही किसी वैल्यू को मेजर कर पाएगा। इसी तरह से स्पैरोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के 2 प्लेस तक किसी वैल्यू को मेजर कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने एक लेंथ फाइंड आउट करी है। मैंने क्या फाइंड आउट करी है, लेंथ फाइंड आउट करी है। तो मैंने मान लीजिए 3 ऑब्जर्वेशन किए, L1, L2, L3। मैंने कहा कि बेटा मैंने लेंथ फाइंड आउट किया है, ये हमारा आ रहा है 3 mm। कितना आ रहा है, 3 mm। और मैंने इस L2 लेंथ को फाइंड आउट किया तो ये आ रहा है मान लीजिए 2.9 mm। कितना आ रहा है बच्चे, 2.9 mm आ रहा है। और फिर मैंने L3 लेंथ को मेजर किया तो ये आ रहा है 2.98 mm। कितना आ रहा है, 2.98 mm हमारा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह है कि मैंने एक बार इस लेंथ को मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, मैंने लेंथ को मेजर किया और उस लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 mm आ रही है। तो आप समझ जाना कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, आपने मीटर स्केल का यूज किया। बोलो क्लियर है बच्चे? ठीक है। इसी तरह से आपने जब L2 लेंथ को मेजर किया तो आपकी लेंथ निकल के आ रही है 2.9 mm। कितनी निकल के आ रही है, 2.9 mm की लेंथ निकल के आ रही है। इसका मतलब पॉइंट के कितने डेसिमल प्लेस तक आप गए, एक प्लेस तक गए। तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि आपने कौन सा एपरेटस यूज किया है, वर्नियर कैलिपर्स का एपरेटस यूज किया है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स में आप मिनिमम 0 पॉइंट के 1 डेसिमल प्लेस तक ही जा सकते हैं। तो ये वाला मेजरमेंट कैसे किया होगा, वर्नियर कैलिपर से किया होगा। इसी तरह से आपने L3 लेंथ को मेजर किया और इसकी वैल्यू आ रही है 2.98। तो आप तुरंत दिमाग लगा दीजिएगा कि ये लेंथ L2 हमने मेजर किया होगा स्क्रू गेज से, क्योंकि स्क्रू गेज में भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है और यहां भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये हो गया हमारा अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग ऑब्जर्वेशन। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन किस इंस्ट्रूमेंट से किया है। मान लीजिए आपने एक मेजरमेंट किया L4 और ये आ रही है 2.986 mm। कितनी आ रही है, 2.986 mm आ रही है। तो आप तुरंत दिमाग लगा दीजिएगा कि अच्छा मेजरमेंट ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, हम बता सकते हैं बहुत आराम से। पॉइंट लगाइए 001, मतलब इतना तो लीस्ट काउंट है इस मेजरमेंट का। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इतना है। तो ये लीस्ट काउंट किसका होता है, देखो मीटर स्केल का तो होता नहीं है, वर्नियर कैलिपर्स का भी नहीं होता, स्क्रू गेज का भी नहीं होता, स्पैरोमीटर का भी नहीं होता। मतलब इसमें हमने कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसका लीस्ट काउंट है 0.001। बात समझ आ रही है, 0.001। क्लियर है, आसान है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसे जैसे अपना लीस्ट काउंट कम करते जाएंगे, देखिए लीस्ट काउंट कम होता जा रहा है ना, पहले ये लीस्ट काउंट ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हो गया। तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट कम होता जाता है हमारा रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जाता है। क्या होता जाता है, प्रिसाइज होता जाता है। तो फिर से मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने किसी स्फेरिकल बॉल की रेडियस को फाइंड आउट किया, आपने किसी स्फेरिकल बॉल की रेडियस फाइंड आउट किया और वो रेडियस निकल के आ रही है 1.36 mm। कितनी आ रही है, 1.36 mm आ रही है। बहुत बढ़िया।
तो आप कहेंगे भाई हमने किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, किस एपरेटस को यूज किया, तो आपने इंस्ट्रूमेंट को कौन सा यूज किया, पॉइंट के बाद लगाइए 0.1, अरे ये लगा दीजिए 0.01। तो इस मेजरमेंट में या जिस इंस्ट्रूमेंट से इस वैल्यू को मेजर किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm है। और ये लीस्ट काउंट किसका होता है, कहां गया कहां गया कहां गया, स्पैरोमीटर का भी हो सकता है और स्क्रू गेज का भी हो सकता है। तो स्पैरोमीटर यूज किया जा सकता है या फिर स्क्रू गेज यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो स्पैरोमीटर यूज करते हैं किसी कर्व सरफेस का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, और स्क्रू गेज यूज करते हैं किसी भी स्फेरिकल बॉल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए या वायर का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चे इसका मतलब स्क्रू गेज यूज किया गया इस वैल्यू को मेजर करने के लिए। अब आप बताइए इस वैल्यू का लीस्ट काउंट आपको पता चल गया 0.01 mm। अब बताइए इसका एरर कितनी होगी, इसमें कितनी एरर हो सकती है, तो जितना इसका लीस्ट काउंट होती है भाई उसकी एरर हो सकती है। तो इसमें कितनी एरर हो सकती है, इतनी ही एरर इसमें पॉसिबल है, इससे कम एरर नहीं होगी, इससे ज्यादा ही हो सकती है लेकिन इससे कम एरर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई आई थिंक कि लीस्ट काउंट क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरा टर्म, एक्यूरेसी। बेटा एक्यूरेसी आपने देखा होगा, एक्यूरेसी और प्रिसिशन कभी कभी हम लोग क्या होता है कि दोनों को सेम सेंस में यूज कर लेते हैं। बस आम बोलचाल में हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसिशन को कभी कभी सेम मान लेते हैं कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों की अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू is to be the true value of the quantity। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपने वैल्यू मेजर किया है वो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। लिस्ट काउंट अब समझ में आ गया ना, इसको कॉपी कर लेगा बढ़िया से। अभी लिस्ट काउंट और निकालना सिखाएंगे, परेशान मत होइएगा। देखिए यही रफ हो गया है ना, हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू। तो एक्यूरेसी क्या होती है, हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। अब जैसे मान लीजिए, डेफिनेशन सही लिखी है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड आउट करी, या आपको कहा गया किसी ब्लॉक की डेंसिटी ये है, तो इसकी हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, किसी ब्लॉक की डेंसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको दी गई है, मान लीजिए 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दी गई है। और मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी गई है तो आप ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके उसका मीन निकाल देंगे, तो वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के अप्रोक्सीमेट ही होगी। तो मान लीजिए किसी ब्लॉक की डेंसिटी की हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है ये, और आपसे कहा गया चलिए डेंसिटी को मेजर करना स्टार्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपने पहला मेजरमेंट किया डेंसिटी का, और वो मेजरमेंट निकल के आ रहा है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपने दूसरी बार मेजरमेंट किया तो वो मेजरमेंट निकल के आ रहा है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरा मेजरमेंट आपने किया D3 और वो निकल के आ रहा है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेजरमेंट निकल के आ रहा है। तो पहली बार निकल के आ रहा है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा निकल के आ रहा है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरा निकल के आ रहा है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि जो आपने तीन मेजरमेंट किया है, कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो एक्यूरेसी क्या बोलती है कि हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना करीब है। तो देखो हमारी ट्रू वैल्यू है 1.3, और 1.3 के करीब कौन सी वैल्यू है, 1.3 के करीब वैल्यू है 1.4 और 1.2। सो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का ऑब्जर्वेशन और 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर का ऑब्जर्वेशन, ये जो दोनों मेजर वैल्यू है, ये इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। मतलब आपके इन दोनों की एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब गुड एक्यूरेसी के है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से या स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी दूर हो रही है। बात समझ में आ गई। और बेसिकली किसी भी रिजल्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है एरर पे। किस पे डिपेंड करती है, एरर पे डिपेंड करती है। तो आप जितना कम एरर करोगे उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात आती है सर हम एरर को कम कैसे करें।
एरर को कम करने की टेक्निक क्या होती है? टू रिपीट द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम, टू रिपीट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो या किसी एक्सपेरिमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। हाँ बच्चों, तो एक्यूरेसी जो होती है ना बेटा, वो डिपेंड करती है एरर पे डिपेंड करती है। तो एरर जितना कम होगा रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा, याद रखिएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि एरर आप जितना मेजरमेंट में जितना कम एरर करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बताते हैं सर हम एरर को कैसे मिनिमाइज करें। एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को 3 बार ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, 10 बार ऑब्जर्वेशन करिए तो आपकी एरर कम हो जाएगी। एरर कम होगी तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करती है? एरर पे डिपेंड करती है। जितना कम से कम एरर आप किसी मेजरमेंट में करेंगे उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरर। एरर जितना कम एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, ठीक है ना। तो एरर इन मेजरमेंट जितना कम होगा रिजल्ट की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहां पे ये दोनों रिजल्ट, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी थी लेकिन इसकी एक्यूरेसी गड़बड़ है, मतलब इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक और रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट आ गया 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। तो ये तो सबसे जबरदस्त एक्यूरेट रिजल्ट है, इसे बोलते हैं एक्यूरेट रिजल्ट। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है और इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मतलब इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो जो आपकी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू की जितना करीब होगी रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है एरर पे। एरर जितना कम करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एरर कम करने की टेक्निक क्या है? एरर कम करने की टेक्निक है कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दो, अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए तो यहां पे हम इसको हटाते हैं और अब समझते हैं ये प्रिसिशन क्या होता है। वैसे आम बोलचाल में एक्यूरेसी और प्रिसिशन को एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग होती हैं। बोथ वर्ड्स हैव देयर डिफरेंट मीनिंग्स। प्रिसिशन हमें क्या बताता है? प्रिसिशन हमें बताता है कि टेल अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बताता है कि किस रिजोल्यूशन तक या किस लिमिट तक आपने किसी मेजरमेंट को मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपने मीटर स्केल यूज किया। आपने क्या यूज किया? मीटर स्केल यूज किया, ठीक है। और मीटर स्केल से आपने मेजरमेंट किया 1 mm तक का, क्योंकि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm होता है। उसके बाद आपने मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स यूज किया और वर्नियर कैलिपर से आपका जो मेजरमेंट आया मिनिमम 0.1 mm का। भाई लीस्ट काउंट इतनी होती है तो यहीं तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फिर स्क्रू गेज यूज कर लिया, स्क्रू गेज यूज कर लिया और स्क्रू गेज का कितना आया? 0.01 mm तक का आ गया। मतलब यहां तक कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि किसी भी मेजर क्वांटिटी को आप कितने लिमिट तक रिजोल्यूट कर रहे हो या कितने लिमिट तक आप इसको मेजरमेंट कर रहे हो। तो देखो इसको हम 1 mm तक मेजर कर पाएंगे, इसको हम 0.1 mm तक कर पाएंगे, इसको हम 0.01 mm तक कर पाएंगे। कि मान लीजिए जैसे जैसे लीस्ट काउंट कम होता जाता है, लीस्ट काउंट जैसे जैसे कम होता जाता है रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि टेल अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये जो प्रिसिशन होता है ना, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे, या यूं कह दिया जाए ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। जितना कम लीस्ट काउंट उतना जबरदस्त प्रिसाइज रिजल्ट, जितना कम लीस्ट काउंट इतना ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट। जैसे मान लीजिए आपने एक लेंथ को मेजर किया स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से। तो स्क्रू गेज से जो आप रिजल्ट मेजर कर रहे हो या जो लेंथ या जो रेडियस फाइंड आउट कर रहे हो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। स्क्रू गेज से जब आप करेंगे तो वो लेस प्रिसाइज होगा और मीटर स्केल से आप करेंगे तो वो तो और कम प्रिसाइज होगा। तो स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए उसका प्रिसीजन है P1 और वर्नियर कैलिपर से करते हैं P2 और इससे करते हैं मान लीजिए P3, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट कहां से मिलेगा आपको? स्क्रू गेज से सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा। और सबसे कम प्रिसाइज रिजल्ट कहां मिलेगा? इस मीटर स्केल से प्रिसाइज रिजल्ट सबसे कम मिलेगा। तो प्रिसीजन का बेसिकली मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दोगे, जिसका लिस्ट काउंट बहुत कम है और जिसका लिस्ट काउंट कम होता जाएगा रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा। तो अब यहां पे ये कह सकते हो कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जितना कम प्रिसीजन उतना ज्यादा, लीस्ट काउंट जितना कम प्रिसीजन उतना ज्यादा। बताओ लीस्ट काउंट किसका कम होता है? लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का बहुत कम होता है। कितना होता है? 0.01 mm होता है। इसका मतलब स्क्रू गेज के द्वारा जो भी लेंथ आप फाइंड आउट कर रहे हो वो बहुत ही प्रिसाइज होगी।
इसी तरह से अगर वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा अगर कोई लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हो तो वो लेस प्रिसाइज होगी, और मीटर स्केल से अगर आप कोई लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो तो वो और ही कम प्रिसाइज होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों टर्म अलग अलग हैं। एक्यूरेसी डिपेंड करती है एरर पे, प्रिसिशन डिपेंड करता है किस पे? लीस्ट काउंट पे। तो ये आप ध्यान से इस बात का रखिएगा कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे और समझाता हूं जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए हमें कहा गया कि हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक की डेंसिटी हमें पता है, मतलब उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, या बोल देते हैं ट्रू वैल्यू पता है। स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसे हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू हमें दी गई है। मान लीजिए ये दी गई है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए आपसे कहा कि इसका मेजरमेंट करना स्टार्ट करिए। अब आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। तो दो दोस्त थे, एक फ्रेंड था ए और एक था बी। ठीक है ना, इसने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, और इंस्ट्रूमेंट यूज करके मान लीजिए एक था सी फ्रेंड और एक था डी फ्रेंड। ये चार दोस्त थे और चारों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज किया किसी ब्लॉक की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इस ए ने जो मेजरमेंट किया, इस ए का जो मेजरमेंट आया मान लीजिए D1, वो आया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया? 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। इस बी का जो मेजरमेंट आया वो आया 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सी का जो रिजल्ट आया वो आया D3 इज इक्वल टू 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस चौथे का रिजल्ट आया 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि तीनों ने अलग अलग मेजरमेंट किया, मतलब चारों ने अलग अलग मेजरमेंट किया इस डेंसिटी ऑफ ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए। ए का रिजल्ट आया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आया 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, D3 आई, ये D2 का रिजल्ट है मान लीजिए, मतलब B2 का रिजल्ट है। D2 कितना आया? 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और D3 की वैल्यू ये आई है, और D4 ये आपके सामने निकला है। ठीक है, अब बात आते हैं, देखिए ये जो D1 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो आपको डेंसिटी फाइंड आउट की इस ए ने, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्योंकि ये रिजल्ट इस ट्रू वैल्यू के तो कुछ करीब है ना, इसका मतलब गुड एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी क्या है बच्चे? इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रिसिशन अच्छा नहीं है। प्रिसिशन क्या बताता है? प्रिसिशन बताता है कितनी क्लोज लिमिट तक आप लेकर गए हैं। अब क्लोज लिमिट तक लेके जाने का मतलब ये हो गया कि अगर आप लीस्ट काउंट को कम करते जाएंगे तो प्रिसिशन बढ़ता जाएगा। लीस्ट काउंट यहां पे कितना था? 0.1, और यहां पे भी इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। इसका मतलब इस जो ट्रू वैल्यू आई है उसको फाइंड आउट जिस इंस्ट्रूमेंट से किया होगा, ए वाले ने उसी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट किया। प्रिसाइज बिल्कुल नहीं हुआ। प्रिसाइज कब होता? जब ये और अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करता जिसका लीस्ट काउंट और कम होता है कि नहीं? इसका मतलब इसका प्रिसिशन अच्छा नहीं है। नो प्रिसिशन, नो प्रिसिशन, नो प्रिसिशन, कोई अच्छा प्रिसिशन नहीं है, मतलब रिजल्ट इज नॉट प्रिसाइज। बात समझ में आ रही है ना क्यों है? क्लियर है? आइए इस पे बात करते हैं, D2 पे। D2 वाले ने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया वो आ रहा है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखो, ये वाली जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है। ये ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू से दूर है। जब ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू से दूर हो जाती है तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? बेकार एक्यूरेसी। तो आप क्या बोलेंगे? बैड एक्यूरेसी, बैड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत बेकार है। अब बात करते हैं प्रिसिशन की। देखो इसने भी वही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो स्टैंडर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया गया था, क्योंकि इसमें भी लीस्ट काउंट कितना है? 0.1, इसमें भी लीस्ट काउंट क्या है? 0.1, तो दोनों की तो लीस्ट काउंट बराबर ही है ना? अगर ये लीस्ट काउंट कम कर देता, मतलब कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेता जिसका लीस्ट काउंट कम होता, तब जाके इसका रिजल्ट थोड़ा सा प्रिसाइज होता, लेकिन अभी इसका रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? नो प्रिसिशन, नो प्रिसिशन। बात समझ में आ रही है क्या? इसी तरह से मान लीजिए इस सी वाले स्टूडेंट ने ये D3 ऑब्जर्वेशन किया या मेजरमेंट किया, और उसके मेजरमेंट आ रहा है 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जरा बहुत ध्यान से देखिए। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बहुत करीब है, बहुत करीब है, और बहुत करीब है इसका मतलब ये हो गया गुड एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। और देखिए इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी देखिए बढ़िया है।
इसकी लीस्ट काउंट कितना था 0.1, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, मतलब इसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसका लीस्ट काउंट और कम है, जिसका लीस्ट काउंट और कम है। और मैंने बताया लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट तो 0.1 था और इसका लीस्ट काउंट 0.01 था, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आपने निकाला है वो प्रिसाइज रिजल्ट है, इज अ गुड प्रिसिशन। इसका प्रिसिशन कैसा है, अच्छा प्रिसिशन है, गुड प्रिसिशन। बात समझ में आ रही है क्या? बच्चों को इसी में दिक्कत होती है कि कब रिजल्ट, किस रिजल्ट की एक्यूरेसी अच्छी होगी, किस रिजल्ट की प्रिसिशन अच्छा होगा, किसका बेकार होगा, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए डी वाले फ्रेंड ने ये चौथा ऑब्जर्वेशन किया D4, जिसमें इसने वैल्यू निकाली 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से दूर है कि पास में है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम समझिएगा। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बहुत पास में है, बहुत पास में है। अरे जाहिर सी बात है, देखिए राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ करके 1.6 ही तो मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, गुड एक्यूरेसी है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, गुड एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। अब बात करते हैं प्रिसिशन की। देखिए इसका प्रिसिशन भी बहुत अच्छा है, डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स बढ़ते जाएंगे वो रिजल्ट, वो मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। अगर आप कोई वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और डेसिमल के बाद उसका डिजिट बढ़ता जा रहा है या डिजिट ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा होगा, गुड प्रिसिशन। मान लीजिए एक और फ्रेंड है ई, और इस ई फ्रेंड ने ये पांचवा ऑब्जर्वेशन किया और इसका पांचवा ऑब्जर्वेशन आया 1.416 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.416 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कौन वाले स्टूडेंट हैं, ये बैक बेंचर्स हैं। ये कौन है, बैक बेंचर्स हैं। इन्होंने इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया, तो भैया इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया तो देखो इनका मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब इनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, बैड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसी है, एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू, ये जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। बट प्रिसिशन के बारे में क्या बात करेंगे, अरे देखिए प्रिसिशन क्या है, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस है 001, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है इन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है 0.001। देखिए लीस्ट काउंट बहुत कम हो गया, इसका मतलब लीस्ट काउंट जैसे जैसे कम होता जाएगा प्रिसिशन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब इनका प्रिसिशन कैसा था, एक्सीलेंट प्रिसिशन था, एक्सीलेंट प्रिसिशन। बात समझ में आ रही है क्या? तो बैड एक्यूरेसी, एक्सीलेंट प्रिसिशन। क्लियर है क्या? डेसिमल के बाद डिजिट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा। होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब है तभी रिजल्ट आपका एक्यूरेट होगा या एक्यूरेसी अच्छी होगी। अदरवाइज अगर आपका मेजर वैल्यू ऑब्जर्व ट्रू वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू से दूर है तो वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई है कि कौन सा रिजल्ट गुड एक्यूरेसी का है, कौन सा बैड एक्यूरेसी का है, कौन सा गुड प्रिसिशन का है, कौन सा बैड प्रिसिशन का है, कौन सा एक्सीलेंट प्रिसिशन का है। मुझे लगता है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी प्रिसिशन और एक्यूरेसी में। ध्यान इस बात कर दीजिएगा कि एक्यूरेसी इज डिपेंड ऑन एरर, एक्यूरेसी इज डिपेंड ऑन एरर एंड प्रिसिशन इज डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट। एरर कम होगी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा प्रिसिशन बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही। अब बात करते हैं लीस्ट काउंट कैसे कम होगा। इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की यूज करिए जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा हो। अब बात करते हैं सर ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है। अरे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये होता है ना पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक आप लेके जा रहे हैं। जैसे इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, देखो पॉइंट के 003 डेसिमल प्लेस तक गए, इसमें देखो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक प्लेस तक गए, तो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अच्छा है, इसका तो और भी अच्छा है। बात समझ आ रही है क्या? तो यहां तक होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिशन क्या है। ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व किस पे करने वाले हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स पे, जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो बने रहिए, हम लोग यहां से अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे, बने रहिए बच्चे। ठीक है बेटा, देखिए प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया गया है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट के साथ करना है। तो कैसे करेंगे, ये लेंथ और ब्रेथ की कौन सी वैल्यू दी गई है, ये एक्चुअल वैल्यू दी गई है लेंथ ब्रेथ की।
तो बेटे लेंथ आपको दिया गया है रेक्टेंगल का 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दिया गया है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये तो दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है एरिया को एक ए से डिनोट करें तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लिकेशन वाला है। मल्टीप्लिकेशन इन एरर में आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अरे यही तो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हो गया। अब इसी फॉर्मूले को यूज करना है, यूज करिए। डेल्टा ए पहले निकालिए, सबसे पहले डेल्टा ए निकालिए। अब हम बात करते हैं एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ की ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की ट्रू वैल्यू। तो लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 5.7 और ब्रेथ की ट्रू वैल्यू है 3.4। तो यहां से पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4, तो आपने कर दिया। इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन लगाइए, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल कितना है, एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1 अपॉन एल, एल मतलब लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 5.7 प्लस ये है ब्रेथ और डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेथ। ब्रेथ में एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 है और बी है ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेथ 3.4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब डेल्टा ए करिए इज इक्वल टू प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4 डिवाइडेड बाय 5.7 प्लस अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4 डिवाइडेड बाय 3.4। बोलो बच्चे ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो 5.7 से 5.7 कैंसिल हो गया, 3.4 से 3.4 कैंसिल हो गया। तो बताइए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे 3.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.34। बोलो क्लियर है क्या। प्लस अब 5.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। 57 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 114 और पॉइंट लगाएंगे 2 डेसिमल प्लेस पे तो 1.14। बोलो इतना आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 0.34 को 1.4 में ऐड करना है तो 1.14.34 कर दीजिए तो ये हो गया 84.148, तो हो गया प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए तो ये क्या निकल गया, एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। एरिया में एब्सोल्यूट एरर निकल गया 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात यह है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट तो यही है, एरर लिमिट तो यही है ना। अब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। एरिया की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। तो आप क्या बताएंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, और एरिया की ट्रू वैल्यू क्या थी 5.7 को 3.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3.7 को 5.7 से मल्टीप्लाई करिए, 3.4 को 5.7 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए मल्टीप्लाई देखिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया होगा 19.0 19.0 देखो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 19.0 करके देख लीजिएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आएगा 19.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस माइनस एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एरर कितना है 1.48। जरा इसकी राउंडिंग ऑफ करो, इसकी राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 8 5 से बड़ा है तो हम लोग एक ऐड कर देंगे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1.5 उठा के रख दीजिए, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि एरिया की रिजोल्यूशन लिमिट क्या है, व्हाट विल बी द रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ एरिया। देखो 19 प्लस 1.5 भी हो सकता है, 19 माइनस 1.5 भी हो सकता है। तो 19 1.5 करेंगे तो 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है 17.5 से लेकर 20.5 के बीच में हम इस रेक्टेंगल के एरिया को की कोई भी वैल्यू हो सकती है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया की कोई भी वैल्यू हो सकती है 17.5 से लेकर 20.5 के बीच में। इस बात इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 17.5 से लेकर 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है, किसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझ में आया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, उसके बाद आप देखिए कैसे करना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, द रेसिस्टेंस
R इज इक्वल टू V अपॉन I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ द बैटरी 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये एक्चुअल वैल्यूज दी गई हैं वोल्टेज की और करंट की। इसमें वोल्टेज की ट्रू वैल्यू है 100 वोल्ट और इसका एब्सोल्यूट एरर है 5 वोल्ट। करंट की जो ट्रू वैल्यू है 10 एम्पियर और एब्सोल्यूट एरर है 0.2 एम्पियर। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। हमें आर में परसेंटेज एरर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर? आपको मैंने फॉर्मूला तो बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, कुछ भी नहीं करना है। किस में रखना है? डायरेक्ट फॉर्मूले में। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। यही तो फॉर्मूला बनता है। इसी को बोलते थे मैक्सिमम परसेंटेज एरर। क्या बोलते थे? मैक्सिमम, चाहे परसेंटेज एरर बोले और चाहे मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोले, बात यही होगी, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, अब हम आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है। तो आप क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर इन आर। इसी को क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। बोलो ठीक है क्या? अब कुछ नहीं करना है, बस इसको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है? परसेंटेज एरर इन आर। आर में परसेंटेज एरर, यही फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज पुट करिए फटाफट से। प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी क्या है? वोल्टेज का मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर कितना है? 5 वोल्ट। तो करिए 5 वोल्ट। वी क्या है? ट्रू वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा आई कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाय करंट कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। बताइए, सिंप्लीफाई करिए फटाफट से। 100 से 100 कट गया तो बचेगा 5 और एक 0 से ये कैंसिल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस 7। क्या निकल गया? परसेंट। तो 0.7% इज द परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस। तो आपने यहां देख लिया कि रेसिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना आ रहा है? प्लस माइनस 7%। प्लस माइनस 7%। किस तरह से किया, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियरिटी बनती जा रही है? तो दिस इज व्हाट द परसेंटेज एरर इन आर, 7%। होप सो कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए बच्चे। फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z। हमें Z में रिलेटिव एरर निकालना है। Z बराबर है a की पावर 4, b की पावर 1/2, c d की पावर 3/2। बहुत आसान है, कैसे करेंगे ये मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, हमें Z में रिलेटिव एरर चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/2, और अब c को और d को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा c की पावर -1 और d की पावर -3/2। यही तो हो जाएगा ना? और सब किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में है। सब किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस, ब्रैकेट में लगा दीजिए। मैंने बताया था जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और फिर क्या लिखते हैं? डेल्टा a अपॉन a लिख देते हैं। बोलो क्लियर है? प्लस का साइन लगा देते हैं। b की पावर कितनी है? 1/2, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, डेल्टा b अपॉन b कर दो। बोलो क्लियर है क्या? c की पावर चाहे माइनस में हो या c की पावर चाहे प्लस में हो, हमेशा साइन क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम निकालते हैं। ठीक है ना? तो c की पावर कितनी है? 1, तो यहां से 1 को मल्टीप्लाई कर दी, और c में आप क्या लिखेंगे? रिलेटिव एरर डेल्टा c अपॉन c लिख देंगे। इसी तरह से d की पावर -3/2 है, तो हम माइनस को लेकर नहीं आएंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 3/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा d अपॉन d। बोलिए है कि नहीं? डेल्टा d अपॉन d, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो बस यही तो है, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव एरर इन Z। क्या हो जाएगा? 4 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d। दिस इज योर आंसर। क्या निकालना था? रिलेटिव एरर। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल एरर। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल एरर, याद रखिएगा, फ्रैक्शनल एरर। होप सो कि समझ में आ गई होगी बात। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। फॉर्मूला होता है इसमें मेजर वैल्यू ऑफ लेंथ, l है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 1 mm एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी समझ में आ गई क्या? एक्यूरेसी क्या होती थी? डिपेंड्स ऑन एरर। किस पे डिपेंड करती है? एरर पे डिपेंड करती है।
कितनी एक्यूरेसी है, 1 mm एक्यूरेसी है, मतलब कितनी एरर हो सकती है, 1 mm की एरर हो सकती है, 1 mm की एरर हो सकती है। इसका मतलब लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज किया गया, मीटर स्केल यूज किया गया, क्योंकि mm में आ रही है ना। अगर 0.1 mm होती मतलब वर्नियर कैलिपर्स यूज किया जाता, अगर 0.01 mm आती तो स्क्रू गेज यूज किया जाता। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, तो मतलब इसकी एक्यूरेसी समझ में आ गई 1 mm में, मतलब इसकी एरर कितनी है, 1 mm तक इसकी एरर हो सकती है। इसका मतलब इसका क्या निकल गया, लीस्ट काउंट पता चल गया है, कितना है 1 mm। सो इजी, इसका मतलब मीटर स्केल यूज की गई, बहुत बढ़िया। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन का टाइम दिया गया है, 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड। 100 बार ऑसिलेशन करने पे आपको टोटल टाइम कितना मिल रहा है, 90 सेकंड मिल रहा है, यूजिंग अ रिस्ट वॉच। एक रिस्ट वॉच यूज किया गया जिसका रिजोल्यूशन है 1 सेकंड। किसका रिजोल्यूशन है, रिस्ट वॉच का रिजोल्यूशन है 1 सेकंड का रिजोल्यूशन है। तो 1 सेकंड रिजोल्यूशन है, समझ में आ गया क्या, क्या दिया गया है ये, क्या दिया गया है ये, कितनी एरर हो सकती है रिस्ट वॉच में, कितनी एरर हो सकती है, 1 सेकंड से कम की एरर तो नहीं हो सकती, 1 सेकंड की एरर हो सकती है। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm में, मतलब एरर कितनी है, 1 है। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको क्या करना है, आपको निकालना है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। स्मॉल जी की डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी मतलब हो गया परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। चलिए, तो आपको फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो देखिए, आपसे कभी कभी इस तरह से भी दिया जा सकता है कि इसकी इतने mm एक्यूरेसी है, तो आप डरिएगा मत, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है लीस्ट काउंट, इतनी एरर हो सकती है, मतलब इसकी लीस्ट काउंट है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, इसको हम निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी हो जाएगा। अच्छा, हम जी निकालना चाहें तो जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हमें दोनों तरफ लगाना है, परसेंटेज एरर लेना है। तो दोनों तरफ जरा परसेंटेज एरर लो, उससे पहले की लेंथ निकालो। बताओ इफेक्टिव लेंथ कितना दे रहा था, 20 सेंटीमीटर, बोलो है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 mm है। लेंथ है सेंटीमीटर में, एक्यूरेसी है mm में। तो एक काम करो, इस mm को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, और mm को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, बहुत तेजी से बताओ। जब mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो 1 mm बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। हो गया, इसका मतलब या तो आप लिख दीजिए 1 mm या आप लिख दीजिए 0.1 सेंटीमीटर। तो इसकी बेटा एरर कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ मेरा निकल गया 0. सेंटीमीटर। देखो यूनिट सेम रखना, अगर यहां पे सेंटीमीटर है तो यहां पे भी सेंटीमीटर रखना। तो हो सकता है यहां पे आपको mm दे दे, मीटर दे दे, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको निकालना है, देखिए टाइम पीरियड, 90 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, 90 सेकंड है। और रिस्ट वॉच का जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, 1 सेकंड का रिजोल्यूशन है, मतलब एरर कितनी है, 1 सेकंड, 1 सेकंड की एरर है। बोलिए कितना आसान तरीके से आप लोगों ने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप परसेंटेज एरर लें, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस, कैसे करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस, अब टी की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कुछ मत करिए, सारी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल क्या है 0.1 और एल कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस, अब लगाइए 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, टी कितना है 90 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100% ब्रैकेट क्लोज। अब इसको वैल्यू सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 5 से 10 हो जाएगा, अंदर बचेगा 0.5 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20/9। तो 20/9 को आप करिए, डिवाइड करिए, 9 2 18 हो जाएगा 2.02, तो 2.2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे 2.2। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको प्लस करना आता है कि नहीं, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2.7, क्या निकाल रहे हो आप, ग्रेविटी निकाल रहे हो, और लेंथ कितना है सेंटीमीटर में, टाइम किसमें है सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे, अरे सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहे हैं, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो 2.7%। सो दिस इज व्हाट द, ये क्या निकल गया, परसेंटेज एरर, इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन जी, जी में परसेंटेज एरर कितना निकल गया, प्लस माइनस 2.7% निकल गया परसेंटेज एरर। बताइए इजी है, तो यूनिट मत रख दीजिएगा, परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंट में निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां तक होप्सो की बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है बच्चे, होप्सो की समझ में आ गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ फिजिकल क्वांटिटी x, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जिसकी वैल्यू दी गई है, मतलब इसका फॉर्मूला दिया गया है x इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन c अंडर रूट डी इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर, मतलब ए बी सी डी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर ऑलरेडी दी गई है। तो ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 4, बी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 3, सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 2 और डी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है 1 रिस्पेक्टिवली। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। तो देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे ये मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर है तो मैंने क्या बोला था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया करिए, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, बोलिए ठीक है, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। इसी तरह से सी की पावर -1 हो जाएगा, लेकिन हमें लगाना क्या पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, 1 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। इसी तरह से डी की पावर 1/2, अंडर रूट डी को क्या बोलते हैं, डी की पावर 1/2, ऊपर जाएगा मैं माइनस में होगा लेकिन इसको प्लस में लिखना पड़ेगा, 1/2 अंडर रूट डी डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100%। बताओ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4%, तो लिख दीजिए 4% प्लस, देखिए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% वैल्यू दी गई है 3%, तो लिखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये 3 तो लिखना ही पड़ेगा और 3% आपको ये दिया गया है, प्लस 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% की वैल्यू कितनी दी गई है 2%, तो लिख लीजिए 2% प्लस, देखिए डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% की वैल्यू दी गई है 1%, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू 1%। होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सिंपली मैथमेटिक्स से थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 2 8% प्लस 3 3 9% प्लस ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम 2% प्लस 1/2 ये हो जाएगा 0.5%। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, अब सबको ऐड करिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 17 19, ये हो जाएगा 19.5%। कितना आ जाएगा बच्चे 19.5%। देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आपसे पूछ रहा था कि परसेंटेज एरर इन एक्स, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर कितना आ गया 19.5% आ गया। कितना आसान, कितने इजी तरीके से आप लोग ने किया ना, होप सो कि समझ में आ गया होगा। तो ये कभी कभी वैल्यूज ऑलरेडी परसेंटेज एरर की दे दी जाती है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दे रहा है, Q इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय c की पावर 4 d की पावर 1/2। द परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी, अब ए बी सी डी में परसेंटेज एरर दे दी गई है, ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में परसेंटेज एरर है 2%, सी में परसेंटेज एरर है 3, डी में परसेंटेज एरर है 4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर क्या होगी आपसे ये पूछा जा रहा है, एक्स नहीं है सॉरी क्यू है, क्यू में परसेंटेज एरर क्या होगी, है ना। तो व्हाट विल बी द, या व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्यू, तो कैसे निकालेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद सॉल्व करिए, अगर नहीं आता तब आप देखेंगे। तो परसेंटेज एरर इन क्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100%, फटाफट से करिए, तेज तेज करिए, बस ए की पावर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% करेंगे, बोलिए बच्चे, प्लस का साइन लगाएंगे, बी की पावर 3/2 है, मैंने बताया जो भी पावर में होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, और बी है तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। बच्चे प्लस का साइन लगाइए, सी की पावर 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो सी की पावर -4, जब माइनस भी होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना, तो साइन हमेशा प्लस में लगाइएगा, आपको पता है ना एरर्स ऑलवेज ऐड। तो c की पावर 4 है, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा डेल्टा c अपॉन सी इंटू 100%, प्लस का साइन लगाइए, d की पावर 1/2 है तो यहां पे लिखेंगे 1/2 डेल्टा d अपॉन डी इंटू 100%, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। इतना कर सकते हैं क्या, उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाइए, 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% आपको दिया गया है 1%, तो लिख लीजिए 1% प्लस 3/2 इंटू कितना दिया गया है 2% प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी में कितना परसेंट है 3%, बोलो ठीक है क्या, प्लस
1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% कितना है 4%। तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी आपको दी गई है ना, तो उठा के आपको पुट करना पड़ेगा बस। चलिए प्लस माइनस ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1% बिकम 2% प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 3% प्लस 4 3 12% प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2%। अब सबको ऐड करिए कितना हो जाएगा 2 + 3 5 5 + 2 7 7 + 12 19, ये हो गया 19%। सो परसेंटेज एरर इन क्यू में परसेंटेज एरर कितनी आ गई है 19% आ गई। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने कर लिया और बहुत तेजी से आपने सॉल्व भी किया होगा। अपने बुक की क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और थोड़ी सी क्लियरिटी आप लोगों की बनती जाए। बने रहिए बच्चे। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। हमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, एक वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया है और वर्नियर कैलिपर्स यूज करके हमने मेजर किया है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक की हमने लेंथ विड्थ और हाइट को मेजर किया और इसकी वैल्यूज आ रही है, द मेजर्ड वैल्यूज आर फाउंड टू बी 1.3 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ कितनी आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है 1.37 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ आ रही है 4.11 सेंटीमीटर और इसकी हाइट फाइंड आउट किया आपने तो आ रही है 2.56 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर कैलिपर्स यूज करके आपने लेंथ विड्थ और हाइट को फाइंड आउट किया। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करेक्टली द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक के वॉल्यूम को करेक्टली फाइंड आउट करिए विद एरर लिमिट्स के साथ। इस तरह से अगर बोल दिया जाए ना करेक्टली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो याद रखिएगा विद एरर लिमिट्स के साथ करना है। लेकिन अब बात यह आती है कि सर यहां पे लेंथ विड्थ और हाइट की तो ट्रू वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन इसकी एरर क्या है, एरर तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था कोई भी मेजरमेंट हो उस मेजरमेंट को देखकर आप बता सकते हो उसमें कितनी एरर होगी। तो बताओ पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, यहां पे कौन सा यूज किया गया, वर्नियर के। अब देखो यहां पे सेंटीमीटर में है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है 0.1 mm। या तो इसको mm में कर दो या फिर सेंटीमीटर में कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर भी होता है, तो याद रखिएगा। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो पॉइंट के बाद 0.1 सेंटीमीटर, तो पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस है। और यहां भी पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस है। और यूज क्या किया गया वर्नियर कैलिपर्स। और आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होता है। मतलब इसमें कितनी एरर हो सकती है, इसमें प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। इसी तरह से प्लस माइनस इसमें कितनी हो सकती है 0.01 की एरर हो सकती है। और इसमें क्या हो सकती है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। तो एरर आपने कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया बच्चे, है ना। तो देखो कितनी आसानी से बच्चे आपने ये पता अगर मान लो वर्नियर कैलिपर्स ना भी दिया होता, अगर हमें वर्नियर कैलिपर्स ना भी दिया होता तो भी हम पता लगा लेते कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट आपने फाइंड आउट करी है वो किस इंस्ट्रूमेंट से या किस ऑपरेटर से यूज करी है। वर्नियर कैलिपर्स यूज किया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक किस इंस्ट्रूमेंट कम मेजरमेंट हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स का, है कि नहीं, मैंने बताया था आपको। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो मतलब इसकी एरर कहां तक हो सकती है 0.01 सेंटीमीटर तक इसकी एरर हो सकती है या 0.1 मिलीमीटर तक इसकी एरर हो सकती है। तो देखो एरर आपने प्लस माइनस में कितनी आसानी से निकाल लिया। अब बस अब कुछ नहीं बाकी है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम बराबर होता है LBH। अब आप इसका परसेंटेज एरर निकालिए फटाफट से। तो कितना होगा डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%। आपको निकालना क्या है, अच्छा आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। चलिए ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालना है तो परसेंटेज एरर निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालना है। डेल्टा V अपॉन V करिए, रिलेटिव एरर करिए, डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H और ब्रैकेट बंद करके यहां पे क्या लगा दीजिए प्लस माइनस लगा दीजिए। तो ये रिलेटिव एरर तो आपने लिख दिया। अब सारी वैल्यूज लिखना है, डेल्टा V अपॉन V। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइए, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक की वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ की ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट की ट्रू वैल्यू। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.37 मल्टीप्लाई बाय 4.11 मल्टीप्लाई बाय 2.56 मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 1.37
प्लस लगाइए, फिर डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे तो डेल्टा बी कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 11.11 प्लस इसी तरह से डेल्टा एच कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 2.56 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस, जब इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, देखिए देखिए 1.37 से 1.37 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4.11 इंटू 2.56 प्लस का साइन लगाइए, देखिए कर लीजिएगा मैथमेटिक्स से, इस बात का ध्यान रखिएगा। 0.01 मल्टीप्लाई बाय, देखिए इससे ये और 4.11 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1.37 मल्टीप्लाई बाय 2.56, तो 1.37 मल्टीप्लाई बाय 2.56 प्लस, अब जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 से 2.56 कैंसिल हो जाएगा, 1.37 मल्टीप्लाई बाय 4.11 इंटू 0.01 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। बताइए इतना बचेगा भैया। अब आपको देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो देखिए मैं यहां पे देख रहा हूं कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई सब कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.2, कितना आ जाएगा 0.2, राउंडिंग ऑफ कर लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ करके निकल आएगा 0.2, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भैया, बहुत बड़ा है बहुत समय लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप जब इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम में एब्सोल्यूट एरर आ गई है, 0.2 आ गई है। अब आप बताइए हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ये निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कितनी थी, ट्रू वैल्यू थी LBH, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा 14.4, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 14.4 मिलेगा, 14.4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। भैया इन तीनों की ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू मिल जाएगी 14.4 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है क्या, तो वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको लेंथ विड्थ और हाइट की ट्रू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मुला बराबर क्या होता है, फॉर्मुला V बराबर LBH होता है ना, तो LBH की ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। देखिए यही आपने क्या फाइंड आउट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये, जो आपने एक मेजर वैल्यू से एरर निकाल ली, या क्या निकाल दी, लीस्ट काउंट निकाल लिया। तो लीस्ट काउंट है क्या बच्चे, एरर। लीस्ट काउंट है क्या, एरर। इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी प्रिसीशन और एक्यूरेसी सेम हो जाती है, लेकिन दोनों के सेंस जब हम इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस में बात करते हैं या साइंस के टर्म्स में बात करते हैं तो दोनों की एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी डिपेंड करती है एरर पे, प्रिसीशन डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। एरर कम होगी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लीस्ट काउंट कम होता जाएगा प्रिसीशन बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो होप सो कि यहां पे बात आपको समझ में आ गई होगी। ढेर सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए, होप सो कि यहां पे आपने खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करी होगी। आप अपने बुक से भी प्रैक्टिस करिए, आपके बुक में काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आने वाला है हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब इसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चे, तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।